चलो इको में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, लॉ ऑफ डिमांड। स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। Law of demand. The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in the year 1890. Law of demand कभी आया? 1890 में एक आदमी है जिसका नाम है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। उसने एक बुक लिखा। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उसने पहली बार लॉ ऑफ डिमांड स्टेट किया। क्या नाम था आदमी का? वापस याद करो, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। मोबाइल गिर गया। हाँ ठीक है, अभी आगे देखो। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब किस तरीके से जब भी प्राइस चेंज होता है और तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज देखने को मिलता है, वही बताया। चलो, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, larger is the quantity demanded. वापस सुनो। According to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of the commodity, higher is the quantity demanded. मतलब क्या? एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? सब वेरिएबल्स को बाजू में रखो। इसको सब वेरिएबल्स को बाजू में रखो और खाली दो चीज पे फोकस करने का। पहला प्राइस और दूसरा डिमांड। मतलब क्या? जितना ज्यादा प्राइस होगा, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना कम डिमांड रहेगा, और जितना कम प्राइस होगा, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। जितना कम प्राइस उतना ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा। उधर मत देखो, जो बता रहा हूँ वो सुनो, एरिया लोग। चलो नेक्स्ट। इन अदर वर्ड्स, other factors remaining constant, if the price of a commodity rises, demand for it falls, and when the price of a commodity falls, demand for the commodity rises. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. दूसरे वर्ड में क्या बोला है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस राइज होगा, डिमांड कम होएगा, प्राइस कम होएगा, डिमांड फटाफट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चलो याद रखो, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी कोई वेरिएबल से अपने को मतलब नहीं है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। चलो नेक्स्ट देखो। सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज dx इक्वल्स f ऑफ px। तो सिंबॉलिकली अगर नंबर वाइज देखेंगे तो नंबर के हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड को कैसे स्टेट करते हैं, तो ऐसा बताते हैं, dx इक्वल्स f ऑफ px। f मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ px। चलो देखते हैं। d मतलब क्या? डिमांड ऑफ कमोडिटी। फिर उसके बाद d के बाद क्या है? x। x मतलब कमोडिटी, तो डिमांड ऑफ कमोडिटी इक्वल्स f फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो dx इक्वल्स f ऑफ px। ये याद रखा तो भी ठीक है, नहीं याद रखा तो भी कोई बात नहीं। एग्जाम में लिखा तो अच्छी बात है, एक इंप्रेशन अपना पड़ता है। अगर नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, चलता है। चलो नेक्स्ट देखो। अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशंस एग्जाम में अपने को यही पूछता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशंस, या तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस। ये दोनों भी बताता है। चलो देखो, लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। लॉ ऑफ डिमांड में बहुत सारा अजम्पशन है। टोटल कितना अजम्पशन है? टोटल कितना अजम्पशन है? 7। हाँ, 7 एजम्पशन है। चलो अपन 7 to 1 करेंगे। अजम्पशन नंबर 7 है, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। कौन सा? नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखो, टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर अपने को लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल करना है तो। क्या नहीं आएगा? टैक्सेशन पॉलिसी में जीरो चेंज देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, आगे देखो। अभी टैक्सेशन पॉलिसी होता क्या है कि गवर्नमेंट अलग अलग चीज के ऊपर अलग अलग तरीके का टैक्स बैठाती है। तो वो लोग पूरा एक पॉलिसी सेटअप करते हैं, मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको बोलते हैं टैक्स पॉलिसी। तो वो टैक्स पॉलिसी बहुत जरूरी रहता है कोई भी देश के इकोनॉमी के लिए। अभी वो टैक्स पॉलिसी का लॉ ऑफ डिमांड में क्या असर पड़ता है देखो। देयरफॉर इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लीटली एप्लीकेबल होने के लिए, लागू होने के लिए क्या गरज है
ये गवर्नमेंट का पॉलिसी टैक्स को लेके बिल्कुल चेंज होना नहीं चाहिए। अगर टैक्स पॉलिसी चेंज हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को क्या बताया, वो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हम लोग को फोकस किस पे करना है, प्राइस और डिमांड, बस गवर्नमेंट पॉलिसी पे फोकस नहीं करना है। तो ये वेरिएबल अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट, सेम रहेगा। अगर टैक्सेशन पॉलिसी सेम है तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं। assumption नंबर 7, लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन विद, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद assumption नंबर 6, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एटसेट्रा। It is assumed that consumers' taste, consumers' habit, consumer preference, consumer fashion, etc. should remain unchanged. Any change in these factors will lead to change in demand. दूसरा assumption, दूसरा मतलब अपने लिए क्या नंबर है, नंबर 6, कि कस्टमर लोग के बिहेवियर में चेंज नहीं होना चाहिए। बिहेवियर मतलब क्या, कस्टमर लोग का बिहेवियर मोस्टली क्या रहता है, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस। टेस्ट मतलब क्या, कंज्यूमर को आजकल क्या पसंद है। हैबिट मतलब क्या चीज खरीदने की आदत है। और तीसरा उसका प्रेफरेंस, जब भी वो लोग के पास 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 6 ऑप्शन, 10 ऑप्शन होता है तो वो लोग क्या प्रीफर करते हैं, क्या चीज खरीदना पसंद करते हैं, उसको वो लोग का प्रेफरेंस बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन क्या है, नो चेंज इन टेस्ट, नो चेंज इन हैबिट एंड नो चेंज इन प्रेफरेंस। ना टेस्ट में चेंज होगा, ना हैबिट में चेंज होगा, ना प्रेफरेंस में चेंज होगा। जब तक ऐसा है तब तक ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ, कस्टमर टेस्ट चेंज हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। कस्टमर हैबिट चेंज हो गया तो भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अजम्पशन क्या है, ऐसा माना जाता है कि जब तक कस्टमर का प्राइस और कमोडिटी पे ही फोकस है तब तक लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। अगर उसका टेस्ट चेंज हो गया, हैबिट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं। बरोबर, assumption number 6। next वाला assumption number 5, no expectation about future changes in prices। it is assumed that consumers do not expect any further change in price in the near future। if consumers expect a rise in the prices in future, they may demand more and at present even at existing high price। तो एक्सेप्शन है, नहीं नहीं, क्या है वो, assumption। assumption नंबर 5, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। अगर कस्टमर लोग को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कंज्यूमर लोग को एक्सपेक्टेशन है कि आज ये चीज का भाव, मान लो ये रेती मेरे हाथ में है, इसका भाव आज के टाइम पे 10 रुपया किलो है। अगर कल को उठ के मेरे को समझ गया कि इसका भाव 15 रुपया किलो होने वाला है, तो भले मेरे को ये 10 रुपया रेती का भाव अभी ज्यादा लग रहा है, फिर भी मैं खरीद लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कल को उठ के इसका भाव बढ़ने वाला है। जो लोग कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से नहीं खरीदेंगे वो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से खरीद लेंगे, लेकिन खरीदने वाले तो खरीदेंगे। बरोबर, तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा, भले बढ़ने दो चाहे कम होने दो, लेकिन अगर प्राइस चेंज की बात आ गई, कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशन आया, तो मतलब समझ जाओ कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वापस अजम्पशन क्या है, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। फ्यूचर में प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन अगर कंज्यूमर को नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। अगर कंज्यूमर को गलती से भी एक्सपेक्टेशन हो गया कि ये चीज का भाव फ्यूचर में चेंज होगा, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज, तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बोल रहा समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट है assumption नंबर 4। assumption नंबर 4 में अपने को बताया है प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कौन सा गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, पहला वो सीखते हैं अपन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, अगर एक गुड्स आप खरीद रहे हो, एक कमोडिटी खरीद रहे हो, उसके साथ में दूसरा वाला खरीदना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी खरीदा तो पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा, अगर गाड़ी खरीदा तो डीजल गाड़ी हो तो डीजल खरीदना ही पड़ेगा, या तो अगर अभी ईवी व्हीकल आजकल चलता है तो ईवी व्हीकल खरीदा तो चार्जिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तो ये पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा एग्जांपल क्या है, मोबाइल फोन खरीदा तो साथ में सिम कार्ड तो खरीदना ही पड़ेगा, बरोबर, तो वो भी क्या है, सिम कार्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इस सबको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशन क्या है कि प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज, ना ज्यादा ना कम, बरोबर, ऐसा है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। इट इज अज्यूम दैट prices of complementary goods remain unchanged because the change in price of one good will affect the demand for the other। तो ऐसा लॉ ऑफ डिमांड में अज्यूम किया जाता है
कि अगर गुड्स का प्राइस चेंज हुआ, कौन सा गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हुआ तो एक का प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे की डिमांड के ऊपर भी असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी वाला एग्जाम्पल अपन वापस लेते हैं, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग ज्यादातर गाड़ी खरीदने की इच्छा रखेंगे क्या? नहीं, वो लोग बोलेंगे गाड़ी सस्ते में मिल रहा है चलेगा, लेकिन पेट्रोल तो महंगा है ना, नहीं लूंगा। क्योंकि सब लोग वही बोलते हैं, गाड़ी लाना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना, पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, वो मेन रहता है। तो सेम वही चीज इधर एप्लीकेबल हो गया कि अगर वो लोग को लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है तो वो लोग वो चीज डिमांड नहीं करेंगे। इसके लिए लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन क्या है कि हमको ये मेक श्योर करना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस रिमेन्स अनचेंज, बिल्कुल चेंज होना नहीं चाहिए, तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं। assumption number 3, prices of substitute goods remain constant। सब्सटीट्यूट गुड्स, पहले क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अभी कौन सा गुड्स है? सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं कि मान लो एक चीज मैंने खरीदा है, अगर वो मेरे को नहीं जम रहा है तो मार्केट में सेम टाइप का प्रोडक्ट है, मेरे को नेक्स्ट प्राइस पे अवेलेबल है, या फिर सेम टू सेम क्वालिटी है, कंपनी अलग है, बस उठा लो। फॉर एग्जाम्पल, पार्ले जी बिस्किट अगर अपने को चाय के साथ खाने का बहुत इच्छा है तो पार्ले जी बिस्किट मिला नहीं तो टाइगर बिस्किट उठा लेंगे। क्या है वो? सब्सटीट्यूट गुड्स। ये नहीं जमेगा तो ये, या तो चाय कॉफी, कि चाय पीने का इच्छा है तो चाय नहीं मिल रहा है तो कॉफी मिल रहा है, कॉफी पी लो, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी, वो क्या है? सब्सटीट्यूट गुड्स। तो लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन क्या है? प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट, चेंज होना नहीं चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, तो भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, इट इज अज्यूम दैट द प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट्स रिमेन अनचेंज्ड, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। वैसा अज्यूम किया जाता है। लॉ ऑफ डिमांड ने अज्यूम क्या किया कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होना चाहिए? सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। वापस एग्जांपल देखो कि अगर ऐसा हुआ कि एक सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे के दूसरे के डिमांड पे डायरेक्ट असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है? मान लो वही अपन पार्ले जी और टाइगर बिस्किट का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर टाइगर बिस्किट का प्राइस बढ़ रहा है और सेम ही सब दोनों का प्रोडक्ट क्या एक्चुअल में क्या है? ग्लूकोज बिस्किट, तो ग्लूकोज बिस्किट ही बेच रहे हैं, पार्ले जी के पास भी वही है, इसके पास भी वही है, टाइगर बिस्किट वाला बोलेगा मैं 5 में नहीं 10 में बेचूंगा, तो डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सीधा सीधा पार्ले बिस्किट पे। तो क्या हो गया? ये एक सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हुआ तो दूसरे के डिमांड पे असर पड़ा। क्या बोला, समझ में आया? तो वही लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशन क्या है, इसके लिए लॉ ऑफ डिमांड को कंपलसरी एप्लीकेबल होने के लिए क्या जरूरी है? द प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड नीड्स टू बी सेम टू सेम, बिल्कुल चेंज होना नहीं चाहिए। चलो अजम्पशन नंबर 2। अजम्पशन नंबर 2 में क्या बोला है देखो, नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साइज में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो क्या है, इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, any change in the size and composition of population of a country affects the total demand of the product। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, पॉपुलेशन के साइज में भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। कैसे? ऐसा अज्यूम किया जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड को लागू होने के लिए क्या जरूरी है? पॉपुलेशन का साइज एकदम सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। होता नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होने के लिए ऐसा चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट है, पूरे कंट्री में अगर 10 ही प्रोडक्ट अवेलेबल है और 10 लोग अवेलेबल है, पॉपुलेशन कंट्री का कितना है? 10, और प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है? 10, तो डिमांड और सप्लाई क्या है? एग्जैक्टली सेम है। लेकिन कल को उठ के ये 10 बच्चे में से किसी का शादी हुआ और बच्चे पैदा हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गया, तो 4-5 साल बाद क्या होगा? प्रोडक्ट 10 ही है लेकिन उसका डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अजम्पशन क्या है कि पॉपुलेशन का साइज क्या होना चाहिए? सेम टू सेम होना चाहिए, तो भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। और सबसे पहला अजम्पशन क्या है? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। पहला अजम्पशन क्या है? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। देखो, इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट, देन कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। इफ देयर इज अ राइज इन इनकम, पीपल मे डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। चलो नेक्स्ट अजम्पशन, मतलब सबसे पहला अजम्पशन, सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन कौन सा है? कांस्टेंट इनकम। इनकम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जितने भी कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर लोग का इनकम कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इनकम में चेंजेस आएगा तो सेम प्राइस पे ज्यादा डिमांड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकम ज्यादा बढ़ गया है। पहले अपन महीने का मान लो 30,000 ही कमाते थे,
और मान वो 30,000 में अपन एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते थे, तो अभी क्या है, अगर 30,000 से 50,000 कमाना शुरू किया तो क्या चालू हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा और प्राइस तो सेम रहेगा, प्राइस उतना ही रहेगा, बड़े उनको लग रहा है कि प्राइस सेम है लेकिन वो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी सामने वाले का इनकम बढ़ गया। तो इसके लिए लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन क्या है कि लेवल ऑफ इनकम शुड बी कांस्टेंट। अगर लेवल ऑफ इनकम कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए अपने को टेबल और डायग्राम भी चाहिए रहता है। तो देखो, लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल देखो आपको दिया रहेगा फोटो में, देखो नहीं तो पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, अगर मैंने एडिटिंग किया, मेरे को कंटाल नहीं आया तो मैं फोटो में डाल दूंगा, अगर नहीं आया तो पेज नंबर 22, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पे देखो डिमांड शेड्यूल दिया है। डिमांड शेड्यूल में देखो क्या दिया है, पहला कॉलम में क्या दिया है, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, और दूसरे कॉलम में दिया है क्वांटिटी डिमांडेड इन ऑफ कमोडिटी एक्स। तो डिमांड शेड्यूल में अपने को क्या दिखाया रहता है कि प्राइस जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा डिमांड कम होएगा। उसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिया है, टेबल में बना के दिया रहता है। तो देखो पहले प्राइस क्या है 50 रुपीज, और क्वांटिटी कितना है, डिमांड कितना है, 1 यूनिट का डिमांड, 1 किलो का डिमांड है, किलो दिया है। दूसरा 40 रुपया प्राइस हुआ तो 2 किलो का डिमांड हो गया, 30 रुपया प्राइस हुआ तो 3 रुपया का डिमांड हो गया, 3 किलो का डिमांड हो गया, 20 रुपया प्राइस हो गया तो 4 किलो डिमांड हो गया, और 10 रुपया प्राइस है तो 5 किलो का डिमांड। मतलब क्या, जैसे जैसे प्राइस कम हुआ, पहले 50 था लास्ट में 10 हो गया, वैसे ही डिमांड भी पहले 1 किलो का था और लास्ट में 5 किलो हो गया। तो वापस से वही वो अपना स्टेटमेंट याद रखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, as price increases demand decreases and as price decreases demand increases। वो हमेशा साइकिल याद रखो। ठीक है, ये इससे बताया। उसको ही अपने को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है ढंग से, तभी मार्क्स पूरा मिलेगा। तो उसमें देखो दिया एज शोन इन द टेबल, तो अपने को एग्जाम में टेबल 3.3 मत लिखते बैठो जैसे टेक्स्ट बुक में है, लिखो एज शोन इन द टेबल अबव, या तो एज शोन इन द शेड्यूल अबव, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, जो कमोडिटी है उसका नाम लिखने का, इज ₹50, quantity demanded is 1 kilograms. When price falls from ₹50 to 40, the demand increases from 1 kilograms to 2 kilograms. Similarly, when price is ₹30, quantity demanded is 3 kgs, and when price falls from 50 rupees to 10 rupees, the demand rises from 1 kg to 5 kg। इसमें अपने को ऑब्जर्वेशन बताना रहता है कि ये टेबल 3.3 तो नहीं, उधर पे नहीं मिलेगा, सीधा सीधा बोलने का अबव टेबल या बिलो टेबल, जो भी टेबल। अब अगर आप एक्सप्लेनेशन पहले दे रहे हो तो लिखो बिलो टेबल, अगर आप टेबल पहले बनाए एक्सप्लेनेशन बाद में दे रहे हो तो उधर लिखो द अबव टेबल। अबव टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड एंड इट्स रिलेशनशिप विद प्राइस, और उसके बाद एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के बाद वही टेबल को ग्राफ में डालने का, और ग्राफ में डाल के क्या बनेगा, डिमांड कर्व बनेगा। तो वो ग्राफ वाला पूरा सेटअप अपने को आना चाहिए, वो सेटअप कर लिया। फिर उसके बाद ये दोनों चीज करने के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो अपने को एग्जाम में पूछता है, वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या क्या है, वो एक्सेप्शन देख लो। चलो, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इट मींस दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कंज्यूमर बाइज मोर when the price of commodity rises and buys less when the price of commodity falls. In such cases, demand curve slopes upwards from left to right. That is, the demand curve has a positive slope in as shown in figure 3.6. तो अभी लॉ ऑफ डिमांड का कुछ एक्सेप्शंस है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड उल्टा पड़ जाता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है और जो सिचुएशन है वो पूरा का पूरा उल्टा पड़ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे केसेस को बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट में क्या होता है, जब लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल लॉ ऑफ डिमांड रहता है तो उसमें डिमांड कर्व जो रहता है वो लेफ्ट से राइट में नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, लेकिन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व में जब ये एक्सेप्शनल डिमांड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड होता है तो उल्टा, ये पहले क्या होता था, लॉ ऑफ डिमांड का कर्व जो था वो नीचे जा रहा था लेफ्ट टू राइट, अभी क्या होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, राइट लेफ्ट टू राइट जाता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ मतलब क्या, डिमांड पहले क्या होता था, अगर प्राइस बढ़ रहा था किसमें, लॉ ऑफ डिमांड में, तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होएगा, प्राइस कम होएगा डिमांड बढ़ेगा। लेकिन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा डिमांड कम होगा, उल्टा होता है। चलो, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो कौन सा ऐसा केस है जिसमें एक्सेप्शन होता है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। चलो देखते हैं ऐसा टोटल कितना केस है।
5 केस। केस नंबर 5, हैबिचुअल गुड्स। कौन सा केस? हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स मतलब क्या होता है? चलो पढ़ते हैं पहले, फिर बाद में देखेंगे। ड्यू टू द हैबिट ऑफ कंजम्पशन, सर्टेन गुड्स लाइक टी इज परचेज्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट अ हायर प्राइस। तो कुछ कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट हो जाती है अपने को। बहुत सारे लोगों को चाय पीने का आदत लग जाता है, तो अभी चाय पीने का आदत लग गया अपने को, अगर वो चाय का प्राइस बढ़ेगा भी तो भी क्या होगा, वो जिसको आदत लग चुका है, हैबिचुअल गुड्स है ना, तो हैबिट हो गया है तो वो लोग फिर भी खरीदेंगे। अगर चाय का प्राइस बढ़ भी रहा है, प्राइस इंक्रीजेस, तो भी डिमांड इंक्रीज ही होगा, उतना ही रहेगा, या फिर कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, सामने वाले ने, उसको हैबिट हो गया, तो इधर पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट वाला केस कौन सा है? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का केस नंबर 5 है। अच्छा 6 था, मैंने 5 बोला। 5 वाला देखो, इग्नोरेंस। कौन सा? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या? इग्नोर करना या तो अज्ञान। तो इसमें कौन सा केस है देखो, समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस। दिस मे हैपन व्हेन अ कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस। तो इग्नोरेंस का मतलब इधर पे क्या है? अज्ञान, पता ही नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, एक कमोडिटी है, ये कमोडिटी है, ये कमोडिटी का सीन क्या है, इधर पे ये जहां पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे इसका प्राइस है 10 रुपीज पर किलोग्राम्स, 10 रुपया पर किलो इधर मिल रहा है। अब मेरे को पता ही नहीं कि कोई और जगह है जहाँ पे यही सेम चीज फ्री में मिलता है। कौन सा जगह? बीच। अगर यही चीज मेरे को दुकान पे रेती लेने के लिए जाना रहेगा, थोड़ा सा ही रेती चाहिए, तो 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया जितना भी प्राइस रहेगा मेरे को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को ये पता हो कि बीच पे जाऊंगा तो बीच पे मेरे को जितना चाहिए, एक मोटी दो बड़ी, एक बैग दो बैग चाहिए, पॉकेट में उठा के लेके आओ। अगर ये नहीं पता रहेगा तो मैं क्या करूंगा, वहां पे दुकान पे जाके पेमेंट कर दूंगा और फिर लेके चले आऊंगा। इग्नोरेंस। वही सेम चीज बहुत सारी कमोडिटीज के साथ में भी होता है कि पब्लिक को पता ही नहीं होता है कि दूसरे जगह पे सेम कमोडिटी सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, वही कमोडिटी हाई प्राइस पे लेके चले आते हैं। तो भले ही वो एक ही दुकान वालों को पता है, वहां पे अगर वो लोग प्राइस बढ़ाएंगे भी तो भी वो लोग क्या करेंगे, उतना ही डिमांड करेंगे, मतलब डिमांड चेंज होगा नहीं। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगा, लेकिन इधर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इग्नोरेंस है, पब्लिक को पता ही नहीं है कि दूसरा कोई जगह है जहाँ पे सस्ते में वो चीज मिल सकता है, तो इसके लिए प्रॉब्लम होता है। नंबर 5 इग्नोरेंस। अभी नंबर 4 प्राइस इल्यूजन। कौन सा? प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन में क्या होता है देखो, कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी, therefore the demand for such goods tend to increase with a rise in their prices. For example, branded products which are expensive are demanded even at high price. तो प्राइस इल्यूजन ऐसा पॉइंट जहां पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। प्राइस इल्यूजन मतलब क्या? बहुत सारे कंज्यूमर लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर सब लोग बोलते हैं ना, वो मार्केट में कहावत भी है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। उससे क्या होता है, प्राइस इल्यूजन क्रिएट होता है कि देखो अगर कोई चीज महंगा है मतलब उसका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, इसके लिए सब लोग क्या बोलते हैं कि चलो महंगा वाला खरीद लेते हैं, एक बार में अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा। तो इसके लिए अगर वो लोग वो महंगा वाला चीज का प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी वो लोग उसको फिर भी डिमांड करेंगे। तो इस इधर पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है क्या? नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगा। लेकिन ये जो गुड्स है जिसका ये लोग प्राइस इल्यूजन है कि अरे महंगा है मतलब अच्छा है, तो वो लोग का क्या सीन है कि वो लोग प्राइस इल्यूजन में फंस गए हैं। भले ही ज्यादा सामने वाला मांगेगा तो भी ये लोग चुपचाप दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये लोगों को क्या लगता है, अगर प्राइस ज्यादा है तो क्या हुआ, लेकिन क्वालिटी तो अच्छा रहेगा। जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट में होता है, एग्जांपल देखो क्या दिया ब्रांडेड प्रोडक्ट का, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी सब लोग जाके ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं अरे ब्रांड का प्रोडक्ट है तो अच्छी क्वालिटी का ही होगा, तो एक काम करते हैं खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को प्राइस इल्यूजन हो गया है। ऐसे केसेस में जहां पे सब लोग ब्रांड्स का नाम देख के हाई प्राइस पे भी डिमांड बढ़ा देते, वो केस क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। वहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि फिर से लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया है, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ब्रांडेड प्रोडक्ट के केस में तो नहीं होता है, तो इसके लिए वो क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, स्पेक्यूलेशन। क्या? स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है देखो पहला, the law of demand does not hold true when people expect prices to rise still further. In this case, although the prices have risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price. For example, prices of soil,
prices of sugar, etc. tend to rise before Diwali. So people go on purchasing more at high price as they anticipate that prices may rise during Diwali. तो जैसे कि अपना assumption था याद है, no expectation in future change of price, उसके ऊपर ही ये वाला एक्सेप्शन है. अगर कोई मार्केट स्पेक्यूलेटर है, कौन है? मार्केट स्पेक्यूलेटर. स्पेक्यूलेटर मतलब कौन होता है? जो मार्केट में हर एक कमोडिटी के ऊपर नजर रखता है और देखता है कौन सी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है. अगर कोई ऐसा स्पेक्यूलेशन कर रहा है तो वो केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन क्या है? फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है. तो अगर उसको लगेगा फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, अभी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर लेगा. अगर उसको लगेगा प्राइस कम होने वाला है तो अभी डिमांड ही नहीं करेगा. तो उससे क्या होगा? डिमांड के ऊपर असर पड़ता है. तो अगर स्पेक्यूलेशन का केस होगा तो उसके टाइम पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा. एग्जांपल दिया है दिवाली के टाइम का. तो दिवाली के टाइम पे ऑयल का प्राइसेस बढ़ जाता है, तेल का प्राइस. तो इसके लिए सब लोग, अगर पब्लिक क्या ऐसा करेगी कि दिवाली आने वाला है और प्राइस बढ़ने वाला है, तेल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो एक काम करते हैं, अभी ज्यादा ऑयल खरीद लेते हैं. तो वो लोग ने क्या किया? नेचुरल जो वो लोग का नेचर है, परचेजिंग नेचर है, उसके ऑपोजिट जाके वो लोग ने ज्यादा परचेज किया. तो उसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा स्पेक्यूलेशन के केस में. ठीक है. अगर ध्यान से देखोगे तो जितना एक्सेप्शन है वो अजम्पशन से रिलेटेड है. अगर अपने को अजम्पशन याद हो गया तो सामने वाला भी याद हो जाएगा. बरोबर. तो वो हिसाब से याद रखो. एक अजम्पशन के सामने दूसरा एक्सेप्शन लगा के देखो और उसके हिसाब से याद करेंगे तो फटाफट याद होता है. ठीक है. चलो नेक्स्ट, प्रेस्टीज गुड्स. कौन सा गुड्स? प्रेस्टीज गुड्स. एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, expensive goods like gold, etc. are status symbol. So rich people buy more of it even when their prices are high. दूसरा नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्रेस्टीज गुड्स. प्रेस्टीज गुड्स मतलब क्या? ऐसा गुड्स जो प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है. प्रेस्टीज मतलब इज्जत, स्टेटस, कि मार्केट में हमारा इज्जत कैसे होगा, अगर हम ये चीज लेके घूमेंगे, ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में होगा तो पब्लिक अपना इज्जत करेगी. तो उसमें क्या क्या आता है? गोल्ड, सिल्वर, लग्जरी ब्रांड्स और लग्जरी वॉचेस, ये घड़ी वगैरह सब जो रहता है कि अगर ये चीज पहन लिया तो स्टेटस सिंबल हो जाएगा. पब्लिक अपने को देखेगी तो समझ जाएगी अपना ये पर्टिकुलर स्टेटस है. तो वो ऐसे सब केसेस का को क्या बोलते हैं? लग्जरी गुड्स वाला. लग्जरी गुड्स या प्रेस्टीज गुड्स. तो प्रेस्टीज गुड्स के केस में क्या होता है? भले अगर वो प्रेस्टीज गुड्स का प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी पब्लिक बोलती है हम लोग उसको उतना ही डिमांड करेंगे, सेम डिमांड उसका बढ़ते रहता है. बरोबर. जो अमीर लोग होते हैं वो लोग भले सोना चांदी हीरा मोती, हाँ, ये सब जो एक्सपेंसिव मेटल्स है, जो स्टेटस सिंबल है, पहनने के बाद मालूम पड़ता है कि देखो देखो ये अमीर है, उस पर वो लोग कोई भी ये नहीं देखते कि यार इसका प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी उतना ही परचेस करते हैं, अगर कम होगा तो भी उतना ही परचेस करते हैं. तो ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ क्या? नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोल रहा है? हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन ये प्रेस्टीज गुड्स के केस में तो अलग हो रहा है. वो लोग क्या कर रहे हैं? भले हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांडेड, जितना भी प्राइस होगा वो लोग तो खरीदते ही है प्राइस बढ़ने के बाद भी. तो दैट इज व्हाई ऐसे सब केसेस में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. नंबर 1, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. नंबर 1 किधर गया? गिफेंस पैराडॉक्स. कौन सा? गिफेंस पैराडॉक्स. गिफेंस पैराडॉक्स क्या है? देखो, inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their price falls. At times, कौन सा time? Demand decreases when the prices of such commodities fall. That is why giffen goods or inferior quality goods does not hold true in the law of demand. मतलब क्या है? inferior goods, जिसका जो goods का क्वालिटी कम है, अगर वो लो क्वालिटी गुड्स है और वो लो क्वालिटी का गुड्स मैं देख रहा हूँ कि उसका प्राइस कम हो रहा है, तो भी मैं खरीदूंगा क्या? नहीं, क्योंकि अपने को पता है कि आने वाले टाइम पे इसका क्वालिटी और खराब होने वाला है, तो उसको खरीदेंगे नहीं. जैसे वो चाइना से आया मोबाइल. चाइना से आया हुआ मोबाइल, पहले क्या होता था कि जब उतना मोबाइल फोन्स का सर्कुलेशन नहीं था तो सब लोग छोटा छोटा चाइना का फोन लेके घूमते थे. लेकिन वो क्या होता था? अभी खरीदा, कल को उठ के खराब, एक हफ्ता चलेगा, 10 दिन चलेगा, उसके बाद खराब हो जाता था. तो कौन सा गुड्स है? इंफीरियर गुड्स. तो ये इसको ही बोलते हैं गिफेन. ये गिफेन का पैराडॉक्स. तो गिफेन कौन था अपन पढ़ते हैं आगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रखो, इंफीरियर क्वालिटी का जो गुड्स रहता है, अगर उसका प्राइस कम भी हुआ, सस्ते में मिल रहा है, तो भी पब्लिक उसको खरीदती नहीं है, क्योंकि सबको क्लियर कट मालूम रहता है कि वो
अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? ऐसा, ठीक है। तो अभी रॉबर्ट गिफन कौन था, चलो देखते हैं। सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व्ड हिज बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइंड, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. They preferred to buy superior goods like meat. This is known as Giffen's paradox. तो रॉबर्ट गिफन नाम का एक आदमी था इंग्लैंड में, उसने ऑब्जर्व किया वो ब्रेड को देख के कि ब्रेड का क्वालिटी तो बकवास रहता है। अगर खाना एज अ खाना देखे तो ब्रेड तो अपने बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, जो अगर हमारे अपने पास पैसा नहीं रहता तभी अपन ब्रेड खाते, तो ब्रेड खाया। तो वो क्या ऑब्जर्व किया कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है, जब पब्लिक के पास पैसा नहीं रहता, जिसका लो इनकम है, लो इनकम ग्रुप वाले लोग जाते हैं ब्रेड खरीदते हैं। लेकिन अगर ब्रेड का प्राइस कम भी हो रहा है तो भी जिसका इनकम ज्यादा है वो ब्रेड खरीदने के लिए नहीं जाता है, वो लोग ज्यादा बड़ी क्वालिटी की चीजें खरीदते हैं, जैसे मीट ये सब खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग के लिए अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या है, वो मीट वगैरह, क्योंकि वो ठंडा कंट्री है, वो लोग को मीट खाना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो वाला चीज है। तो इसको बोलते हैं गिफेन्स पैराडॉक्स। गिफेन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर बकवास क्वालिटी, जो इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को अगर उसका प्राइस कम भी हो रहा है तो भी उसका डिमांड बढ़ेगा क्या? नहीं, उसका डिमांड उल्टा कम ही हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला है? प्राइसेस आर लो देन डिमांड इज हाई। इधर पे देखो, प्राइसेस कम हो रहा है तो भी डिमांड बढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि गिफेन्स पैराडॉक्स है, इंफीरियर गुड्स है, तो इंफीरियर गुड्स के टाइम पे कभी भी डिमांड चेंज होता नहीं है, तो इधर पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। चलो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।